हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में क्या आप जानते हैं सीरीज का सेट 5 देखेंगे, जिसमें क्लास सेट में दिए गए क्या आप जानते हैं से संबंधित बनने वाले संभावित प्रश्नों का पार्ट 1 देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 6 और क्लास 7 में दिए गए क्या आप जानते हैं से संबंधित तथ्यों को देखा था और उससे बनने वाले संभावित प्रश्नों को भी देखा था। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कल संडे है, जितना अभी तक हमने पढ़ाया है उन सभी का पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल एक भी आपको पे नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्या आप जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। याद रखना है कि खाद्य सुरक्षा क्या है। खाद्य सुरक्षा ये तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। आइए देखते हैं इससे क्या सवाल बन सकता है। सवाल तो एग्जाम में कुछ ही बन सकता है, ध्यान रखिएगा। सवाल तो कुछ ही बनाया जा सकता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो हमें समझ में आया उस तरह के हमने सवाल बनाए हैं, लेकिन आपको ये फैक्ट याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल इससे क्या बनता है। चलिए पहला सवाल, खाद्य सुरक्षा कब बनी रहती है। सवाल है खाद्य सुरक्षा कब बनी रहती है। विकल्प में है जब व्यक्तियों को केवल उनकी प्राथमिकता के आधार पर भोजन मिले, या फिर जब व्यक्तियों को कभी कभी पौष्टिक भोजन मिले, या फिर जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी। अगर वो ध्यान से पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो इसका आंसर आप दे पाए होंगे। ठीक है, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या आप जानते हैं तो नहीं है, लेकिन ये एक रोचक तथ्य है, इसके बारे में जरा सा कहानी सुनिएगा कि कहानी क्या है। कॉफी के पौधे की खोज किसने की। कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नामक एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, ध्यान रखिएगा, लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नामक एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चख कर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थीं। उसने आनंद के भाव को अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया था। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट याद रखनी है। यहां से सवाल क्या बन सकता है, आइए देखते हैं। देखिए सवाल बन सकता है कि कॉफी के पौधे की खोज का श्रेय किस व्यक्ति की किंवदंती को दिया जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस, काल्दी, मार्को पोलो, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा काल्दी। आपको याद रखना है काल्दी के बारे में, और ये कहाँ के निवासी थे, अरबवासी के निवासी थे। 850 या फिर 850 ईस्वी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कब की बात है ये, 850 ईस्वी की लगभग। ठीक है, तो ये डेटा याद रखिएगा। यहाँ से सवाल कुछ ही बनाया जा सकता है। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नामक एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, तो ये अरबवासी था, इसका नाम काल्दी था, और ये लगभग 850 ईस्वी की बात है, ये घटना जब हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या आप जानते हैं स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। स्थानांतरित कृषि जो होता है विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। यहाँ तक भारत के अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग नामों से जानी जाती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि झुमिंग है, तो झुमिंग ये उत्तरी पूर्वी भारत में इसे कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि को झुमिंग के नाम से जानते हैं। जबकि मिल्पा ये मैक्सिको और मध्य अमेरिका में कहा जाता है, जबकि ब्राज़ील में इसे रोका कहा जाता है, और मलेशिया में लदांग कहा जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। इसे सवाल देखिए क्या बनते हैं। सवाल बन सकता है कि स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है, मिल्पा, रोका या झूमिंग। तो याद रखिएगा झूमिंग के नाम से जानते हैं। स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में झूमिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक सवाल और यहाँ से लेते हैं। सवाल बन सकता है कि ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को
स्थानीय नाम क्या है? ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को या स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? मिल्पा, रोका या झुमिंग? तो याद रखिएगा रोका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेते हैं। सवाल है यहाँ पे कि मिल्पा नाम की स्थानांतरित कृषि मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? ब्राज़ील में, मध्य अमेरिका में, मैक्सिको में, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा ये मध्य अमेरिका और मैक्सिको में प्रचलित है मिल्पा के नाम से। ठीक है, तो डी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक से अधिक यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर से एक रोचक तथ्य है यहाँ पे जैविक कृषि के बारे में है कि इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। जैविक कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। रोचक तथ्य है ये, यहाँ से कई सवाल बन सकते हैं। पहला तो आपको याद रखना है कि जैविक कृषि में रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है, जबकि फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए यहाँ पर कोई भी अनुवांशिक जेनेटिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल क्या बनता है। जैविक कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? कीटनाशक का, रासायनिक उर्वरक का या जैविक खाद का? एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैविक खाद। जैविक कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। ये जैविक खाद का और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। और फसल को उत्पादन बढ़ाने के लिए यहाँ पे अनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक सवाल और यहाँ से लेते हैं। सवाल है कि जैविक कृषि में फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या नहीं किया जाता है? जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग ये भी किया जाता है, लेकिन अनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, एक सवाल और लेते हैं। यहाँ से सवाल बन सकता है कि प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किस प्रकार की कृषि में किया जाता है? रासायनिक कृषि में, आधुनिक कृषि में या फिर जैविक कृषि में? तो याद रखिएगा जैविक कृषि में प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग जैविक कृषि में किया जाता है। ठीक है, सी विकल्प सही है। चलिए आगे देखते हैं कि आप जानते हैं CITES साइट्स जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ये। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधे के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन का कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधे की 28000 जातियां रक्षित की गई हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तब पशुओं की 5000 जातियां और पौधे की 28000 जातियों को रक्षित की गई हैं। इसमें भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलोकुश इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ से साइट्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा पहला तो। ठीक है, साइट्स इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, और इसमें कितने पशुओं को संरक्षित किया गया है और कितने ये पौधों को संरक्षित किया गया है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और ये क्या है? ये एक कह सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं, पहला सवाल है साइट्स का पूर्ण रूप क्या है? साइट्स का पूर्ण रूप क्या है? आप विकल्पों को पढ़िए और आप लोग चाहे तो इसका कमेंट करके आंसर दे सकते हैं, या तो फिर नहीं दे सकते तो फिर खुद सोच के रखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। पढ़िए एक बार जल्दी से और खुद सोचिए क्या इसका आंसर होगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा था अभी। तो ये साइट्स जो है क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल होगा ना कि इंटरेस्ट होगा। ठीक है, इंटरनेशनल तो सही आ रहा है समझ में, लेकिन यहाँ पे टैरिफ दे रखा है, टैरिफ की बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे बात हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड का। तो ये हो जाएगा द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा साइट्स का ये फुल फॉर्म है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, साइट्स का प्रमुख उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प में है आपका वन प्राणियों और पौधों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाना। ठीक है, देखिए व्यापार बढ़ाना, वन प्राणियों और पौधों को चिड़ियाघर में रखना, या फिर यह सुनिश्चित करना कि वन प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। याद रखिएगा, ये साइट का मुख्य उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित करना कि वन्य प्राणी और पौधे के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन के कोई खतरा नहीं है। ठीक है, ये साइट्स का मुख्य उद्देश्य है। एक सवाल और लेते हैं यहाँ से। सवाल रहेगा आपके लिए कि मोटे तौर पर साइट्स के तहत पशुओं की कितनी जातियाँ रक्षित की गई हैं? 28,000, 5,000, 10,000, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा 5,000। ठीक है, मोटे तौर पर 5,000 साइट्स के तहत जाति यहाँ पर पशुओं की जातियों की रक्षा की गई है। देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पशुओं की जो संख्या है 5,000 है, जबकि पौधे की बात करें तो ये 28,000 जातियाँ यहाँ पे रक्षित की गई हैं। ठीक है, तो 5,000 इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब लेते हैं आगे। यहाँ पे एक शब्द उत्पत्ति से दिया हुआ था। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा या कल्चर है, जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कि शब्द उत्पत्ति जो है एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति बात करें तो इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा या कल्चर, और उसका अर्थ फिर क्या होता है? कृषि करने से होती है। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या बनेगा। सवाल बन सकता है कि लैटिन शब्द एगर या एग्री का क्या अर्थ है? जल, कृषि करना, मृदा, मिट्टी, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, लैटिन शब्द एगर या एग्री का अर्थ है कृषि करना। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर से एक शब्दावली है, जय मंडल निचय क्या है? जय मंडल निचय क्या है? यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। जय मंडल निचय क्या है? तो यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। आइए देखते हैं सवाल क्या बनेगा। सवाल बन सकता है जय मंडल निचय क्या है? तो ऐसे क्षेत्र जिनका निर्माण केवल आर्थिक लाभ के लिए किया गया है, केवल आर्थिक लाभ के लिए, भौगोलिक रूप से अलग थलग के किए गए निजी या स्वामित्व वाले क्षेत्र हैं ये, या फिर वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी। ये एक वैश्विक नेटवर्क के द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंधों को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। आइए आगे देखते हैं। फिर से एक शब्दावली है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। क्या है ये राष्ट्रीय उद्यान? कहता है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया एक प्राकृतिक क्षेत्र है। ये राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? ये वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया एक प्राकृतिक क्षेत्र होता है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखिए सवाल क्या बनता है इससे। सवाल कहता है कि राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा के अनुसार यह एक प्राकृतिक क्षेत्र है जिसे मुख्य रूप से किसके लिए नामित किया गया है? राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा के अनुसार यह एक प्राकृतिक क्षेत्र है जिसे मुख्य रूप से किसके लिए नामित किया गया है? विशेष प्रकार के पशुओं के शिकार के लिए, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए, पारिस्थितिकी एकता और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए, या फिर पर्यटन और मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए। इसका सही आंसर होगा बी विकल्प। ध्यान रखिएगा, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए पारिस्थितिकी एकता और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान बनाई गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है, क्या आप जानते हैं? ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट को याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देखिएगा, दे रखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। मतलब सिंपल सी ये कहानी है कि भारतीय उपमहाद्वीप में इन पशुओं का उपचार इन दवाओं के माध्यम से किया जा रहा था। मतलब डिक्लोफिनेक हो गया, एस्प्रिन हो गया, इबुप्रोफेन हो गया, इन दवाओं से इनका उपचार किया जा रहा था भारतीय उपमहाद्वीप में। तो हुआ क्या कि जब पशु जब मरते थे तो ये खुले वातावरण में फेंक दिए जाते थे। तो फेंकने के बाद इन्हें कौन खा रहा था? गिद्ध। अब गिद्ध जब खा रहे थे ना तो गिद्ध की किडनी खराब हो जा रही थी, और किडनी खराब होने की वजह से अब देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पे गिद्ध मारे गए। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर देखेंगे तो फिर पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग के लिए यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, और
गिद्ध का जो आरक्षित स्थान है वहाँ पे इनका प्रजनन के लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सिंपल सी कहानी ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप में इन दवाओं के प्रयोग से बहुत सारे पशु का जो उपचार किया जा रहा था, तो मरने के बाद जब गिद्ध खा रहे थे तो गिद्ध की किडनी खराब हो जा रही थी, जिससे बहुत सारे गिद्ध मर भी गए। ठीक है, तो इन्हें रोकने के लिए फिर पशुओं का जो उपचार था, इन औषधियों के उपयोग पर यह प्रतिबंध लगाया गया, रोका गया। ठीक है, और साथ ही साथ गिद्ध के प्रजनन के लिए भी प्रयास फिर किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ें याद रखनी है। दवाओं का नाम जरूर याद रखिएगा कि कौन सी दवा थी ये। ठीक है, तो डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन और इबुप्रोफेन नाम का जो दवाई थी, उनके भारतीय उपमहाद्वीप में यहाँ पे पशुओं के उपचार के लिए किया जाता था। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। देखिए सवाल क्या बनेगा। सवाल बन सकता है कि किस दवा के उपचार के बाद गिद्ध किडनी खराब हो रहे थे। सिंपल सा सवाल फिर से सुनिएगा। किस दवा के उपचार के बाद गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। डिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल, सिफ्लॉक्स, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा डिक्लोफिनेक। ए विकल्प यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करने के इस जल संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। क्या आप जानते हैं कि अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। अब सवाल क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। वर्षा जल संग्रहण की सही परिभाषा क्या है। घर की छत पर जल एकत्र करके उसे फेंक देना, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इसे जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना, या फिर नदियों के पानी को सीधे समुद्र में बहने देना। एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इससे जल का संग्रहण करना और विभिन्न उत्पादक उपयोग में लाना। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक ठो और दिया हुआ था। यहाँ पे इससे सवाल मुझे नहीं लगा कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, बस हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है कि एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। तो ये फैक्ट सिर्फ याद रखिएगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से सवाल बनेगा, फिर भी हम यहाँ पे इसे इंक्लूड कर दिया है कि क्या आप जानते हैं कि एक टपकता हुआ नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ कटिंग था मृदा के बारे में। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए क्या दे रखा है मृदा के बारे में कि जनक शैल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। जनक शैल जो है वो रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। वहीं बात करें ऊंचावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वहीं बात करें वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ह्यूमस जो होता है ना उसके निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव। वहीं बात करें जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ह्यूमस निर्माण की जो दर है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय। ठीक है, वहीं बात करें समय जो है ये मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। समय क्या करता है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, याद रखना है। ठीक है, अब सवाल यहाँ से क्या बनेगा देखिएगा। जनक शैल मृदा के कौन से गुणधर्म को निर्धारित करती है, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म और खनिज, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा डी विकल्प। जनक शैल मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म और खनिज के गुणधर्मों को निर्धारित करती है। डी विकल्प सही होगा। यहाँ पे देखा था हमने जैसा कि जनक शैल जो होते हैं रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है जलवायु द्वारा, ध्यान दीजिएगा, जलवायु द्वारा मृदा निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। जलवायु द्वारा मृदा निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। ऊंचावच और ढाल, ह्यूमस निर्माण की दर और अपक्षय, केवल वर्षा और तापमान, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, बात हो रहा है यहाँ पे जलवायु द्वारा मृदा निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प, ह्यूमस निर्माण की दर और अपक्षय।
ठीक है। जलवायु द्वारा मृदा निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं? तो ह्यूमस निर्माण की दर और अपक्षय। देख लीजिए यहां से, ये वाला पॉइंट देखिएगा, जलवायु तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। ठीक है, जलवायु तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो वही सवाल था यहाँ से, जलवायु द्वारा मृदा निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं? तो ह्यूमस निर्माण की दर और अपक्षय। चलिए आगे है, एक सवाल और है यहाँ से, कौन सा कारक मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है? कौन सा कारक मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है? जलवायु, जनक शैल, समय, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा समय इसका सही आंसर है। समय मृदा परिच्छेदिका माफ कीजिएगा, समय जो है ये मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, से विकल्प सही होगा। एक और यहाँ पे दिया हुआ था कि आप जानते हैं, यहाँ से मुझे नहीं लगा कि सवाल बनेगा, लेकिन फिर भी इंक्लूड कर दिया है, शायद पूछ लिया जाए। क्या आप जानते हैं कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा निर्माण होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं? ठीक है, 1 सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होने में लगभग सैकड़ों वर्ष लगते हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे है, क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर पर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर के 6,000 घन किलोमीटर पर वर्ष से भी अधिक हो गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा डेटा यहाँ से। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल क्या बनेगा। सवाल बन सकता है कि वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत कितनी थी? तो याद रखना है 3,850 घन किलोमीटर पर वर्ष। ठीक है, याद रखना है 3,850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी यहाँ पे जल की खपत 1975 में। चलिए आगे देखते हैं, एक सवाल और है, वर्ष 2000 तक मानव उपयोग के लिए जल की खपत लगभग कितनी हो गई थी? तो कितनी हो गई थी? 6,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो चुकी थी। ठीक है, चलिए आगे एक सवाल और है कि जल की खपत किस अवधि के बीच 3,850 घन किलोमीटर पर वर्ष से प्रति वर्ष से बढ़कर 6,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई? ये सेशन कब से कब का था? तो 1975 से लेकर के ये 2000 तक की बात थी। ठीक है, चलिए आगे है, एक शब्दावली दे रखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, अपक्षय के बारे में ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। अपक्षय क्या कहता है कि तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और क्षय होना। अपक्षय क्या है? अपक्षय का मतलब होता है तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप के द्वारा अनावृत शैलों का टूटना या फिर क्षय होना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अब देखिए सवाल क्या बन सकता है यहाँ से, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अपक्षय। क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। सिंपल सा आपसे पूछ लिया था डिफिनेशन दे करके कि किसका डिफिनेशन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्पष्टीकरण कर दें हम कि अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें अपने मूल स्थान पर ही भौतिक, रासायनिक या जैविक कारकों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और उनका क्षय होता है। इसमें टूटे हुए पदार्थ का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण जो है ना, ये परिवहन कह सकते हैं या स्थानांतरण कह सकते हैं, नहीं होता है, जो कि अपरदन की एक विशेषता है। अपरदन की विशेषता क्या है? टूट फूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। लेकिन अपक्षय का मतलब होता है कि टूटना फूटना और उसी स्थान पर रहना। ठीक है, तो ये दोनों बेसिक अंतर है अपक्षय और अपरदन में। चलिए आगे है, यहाँ पे एक चित्र दे रखा है मृदा परिच्छेदिका से। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका का एक चित्र दे रखा है, इसमें ध्यान से देखिएगा क्या क्या दे रखा है। पहले कह रहा है कि ये सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है। इसके नीचे वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये बालू, गाद, कले के साथ उपमृदा है। इसी के नीचे वाला ये पार्ट आप देख सकते हैं कि अपक्षयित चट्टानी पदार्थ है, और इसी के नीचे ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? जनक चट्टाने हैं। ठीक है, जनक चट्टाने हमेशा ध्यान रखिएगा ये कठोर होता है, ठोस होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये अपक्षयित हुई नहीं होती है। ठीक है, ये टूट फूट के रूप में नहीं होता है। हाँ, अपक्षयित मतलब होता है टूट फूट होना। ठीक है, लेकिन जनक चट्टानें जो होती है वो ठोस होती है, कठोर होती है, और ये अवक्षयित हुई नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसे सवाल क्या बनेगा। सबसे पहला सवाल है कि मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस और वनस्पति की मात्रा सबसे अधिक होती है और यह प्रायः गहरे रंग की होती है?
मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस और वनस्पति की मात्रा सबसे अधिक होती है और यह प्रायः गहरे रंग की होती है? उपमृदा, ऊपरी मृदा, अवक्षेद चट्टानी पदार्थ, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल था, सही आंसर हो जाएगा ऊपरी मृदा। ठीक है, ऊपरी मृदा की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ऊपरी मृदा मृदा की वह परत होती है जिसमें ह्यूमस और वनस्पति की मात्रा सबसे अधिक होती है और यह प्रायः गहरे रंग की होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि किस मृदा संस्तर को उपमृदा भी कहा जाता है और इसमें प्रायः ऊपरी मृदा की तुलना में कम ह्यूमस होता है लेकिन खनिज पदार्थ अधिक होते हैं? सवाल क्या है कि किस मृदा संस्तर को उपमृदा भी कहा जाता है और इसमें प्रायः ऊपरी मृदा की तुलना में कम ह्यूमस होता है लेकिन खनिज पदार्थ अधिक होते हैं? ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर। सही आंसर होगा इसका बी संस्तर। देखिएगा यहाँ पे इस आकृति को देखिएगा, चित्र को देखिए। ऊपर वाला जो पार्ट है ना, जो ऊपरी मृदा होता है वो ए संस्तर कहलाता है। उसके नीचे वाला बी संस्तर, इसी के नीचे सी संस्तर और इसी के नीचे डी संस्तर कहलाता है। ठीक है, डी संस्तर मतलब कि जनक शैल। ठीक है, चलिए, और सी के बारे में बात करें तो ये कहलाएगा अवक्षेद चट्टानी पदार्थ। इसके ऊपर वाला उपमृदा और सबसे ऊपर वाला जो है ए संस्तर है, ये कह सकते हैं ऊपरी मृदा है। ठीक है, ये हो गया आपका ऊपरी मृदा, ये हो गया आपका उपमृदा, ये हो जाएगा आपका अवक्षेद चट्टानी पदार्थ और ये हो जाएगा आपका जनक शैल, जो कि कठोर होता है, ठोस होता है और बिना अवक्षेद हुई होती है, मतलब कि बिना टूट फूट वाला होता है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। एक सवाल और है यहाँ पे कि मृदा परिच्छेदिका में सबसे नीचे स्थित जनक चट्टानें किस अवस्था में होती हैं? किस अवस्था में होती है ये? पूरी तरह से अवक्षेदित होती है या फिर नरम और छिद्रपूर्ण होती है या फिर कठोर सहत और या फिर बिना अवक्षेदित हुई होती है? तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये कठोर होती है, कॉम्पैक्ट होती है और बिना अवक्षेदित हुई होती है, यानी कि बिना टूट फूट वाला ये होता है। ठीक है, चलिए आगे है कि आप जानते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है और शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या या तो बिल्कुल ही निर्जन है, कुछ भी नहीं है। क्या मतलब इसका? मतलब सिंपल सा ये है कि मान लेते हैं कि हमारा एक पृथ्वी का डायग्राम है जिसमें 30% ये वाला भाग है और 70% भाग ये है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला ये जा रहा है सिंपल सा कहानी में कि 30% जो भाग है पृथ्वी का, उसमें जनसंख्या का 90% लोग रहते हैं, निवास करते हैं इसी 30% भाग में। ठीक है, जबकि 70% में कितना निवास करते हैं? मात्र 10%। बस इतनी सी कहानी यहाँ पे ये कही गई है। ठीक है, ये आपका भूमि का पूरा पार्ट है। ठीक है, ये पूरा हमारा पृथ्वी है। इस पृथ्वी में आप देखेंगे तो 30% ये भूमि का क्षेत्र ये वाला है और 70% भूमि का क्षेत्र ये वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि जो 30% भाग है इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो 90% लोग यहाँ निवास करते हैं। 90% मतलब जितनी भी जनसंख्या है, 7 अरब जनसंख्या में मान के चलिए 90% निकाल के देखिए तो वो 30% जगह पे निवास करते हैं, जबकि 70% में मात्र 10% ही लोग रहते हैं। यही सवाल है, यहाँ पे दिया गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब समझ में आया होगा। आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है? तो 90% रहती है। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे ई सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सवाल फिर से पढ़िएगा। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है? तो देखिए 30% भाग पर कितने रहते हैं? 90% रहते हैं, जबकि 70% जो भूमि क्षेत्र है उसमें मात्र 10% रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ई विकल्प। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो सतत पोषणीय विकास से कुछ सिद्धांत हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता को संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों की ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। यहाँ पे शब्दावली में दे रखा है सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि संसाधनों का इस तरीके से सावधानीपूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए
ताकि केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ियां भी इसकी आवश्यकताओं को समझे और उसका इस्तेमाल कर सके। सिंपल सी कहानी यही है। अब देखते हैं सवाल क्या बनता है। सवाल बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सतत पौष्टिक विकास के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। चलिए पहला पॉइंट है, पहला विकल्प में है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, केवल आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना और पर्यावरणीय चिंताओं को नज़रअंदाज करना। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन सी विकल्प यहाँ पे गलत है। केवल आर्थिक विकास में नहीं करना चाहिए, ठीक है। केवल आर्थिक विकास करने पर ध्यान केंद्रित करना और पर्यावरणीय चिंताओं को नज़रअंदाज करना, ये सतत पौष्टिक विकास नहीं है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। पूछा था कौन शामिल नहीं है। चलिए आगे है, क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। यद्यपि मानव को संसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थ का मूल्यांकन संसाधन बनाने में सहायक करती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल क्या बनेगा। सवाल बन सकता है कि मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, केवल लोगों की संख्या से, लोगों की संख्या योग्यता से, या फिर केवल लोगों की शारीरिक योग्यता से, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प, लोगों की संख्या और योग्यता से। चलिए आगे है, यहाँ पे फिर से एक शब्दावली दे रखा है पेटेंट के बारे में। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। सिंपल सा पेटेंट के बारे में दे रखा है कि एक ऐसा विचार है अथवा आविष्कार है जिस पर किसी का एकमात्र अधिकार होता है। ठीक है, देखिए सवाल इससे क्या बन सकता है। वैसे सवाल थोड़ा सा मैंने हट के बनाया है कि यदि किसी आविष्कार को पेटेंट मिल जाता है तो पेटेंट अवधि समाप्त होने के बाद उस आविष्कार की स्थिति क्या होगी, केवल सरकार उपयोग कर सकती है, या फिर आविष्कारक का अस्थायी अधिकार बना रहेगा, या वह सार्वजनिक संपत्ति बन जाएगा, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अधिक किसी आविष्कार का पेटेंट मिल जाता है तो पेटेंट जब अवधि समाप्त हो जाती है तो उस पर जो आविष्कार की स्थिति होगी वह ये होगी कि वह सार्वजनिक संपत्ति बन जाएगी। सी विकल्प बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी PDF कल अपलोड कर दिया जाएगा, तो PDF फाइल पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।